ये आज से 12 बरस कब्ल की बात है, जब मेरी बहन की पहली शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी बीवी मर चुकी थी और एक बेटा भी था जिसका नाम आमिर था। उन दिनों आमिर की उम्र 9 साल और मेरी उम्र 7 बरस थी। मैं अक्सर अपनी बहन शाहिदा के घर आती जाती थी। बहनोई मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे और ख्याल रखते थे। यही वजह थी कि मैं शाहिदा बाजी के यहाँ जाकर खुश हो जाती थी, क्योंकि आमिर भी मेरे साथ अच्छी तरह बात करता था। बाजी अपने सौतेले बेटे से हसन सलूक से पेश आती थी, मगर वो बाजी से बात नहीं करता था। शायद इसने मेरी बहन को बतौर माँ कबूल नहीं किया था। जब मैं 9वीं जमात में थी, मैंने बाजी के यहाँ आना जाना कम कर दिया और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज कर दी। अब मैं काफ़ी समझदार थी, आमिर भी बड़ा हो गया था। इससे मेरा बड़ा अजीब रिश्ता था। वो मेरी बहन का सौतेला बेटा था, मगर मेरा भांजा नहीं लगता था। तभी मेरे दिल में इसके लिए दूसरे जज्बात थे और मैं मुंतज़िर थी कि कभी वो मुझसे प्यार का इजहार करे। तब मैं अपनी बहन से कहूंगी कि वो मुझे अपने शौहर की पहली बीवी की बहू बनाए। एक दिन बातों बातों में शाहिदा बाजी ने बताया कि आमिर अपनी एक कजिन को बहुत चाहता है और उसी की बातें करता रहता है। इस बात ने मुझ पर कहर ढा दिया। अब मैं आमिर से ज्यादा बातें करने लगी ताकि इस बात की सच्चाई का पता चल जाए। स्कूल की छुट्टियां हुईं तो 10 दिन के लिए मैं बाजी के घर रहने चली गई। इत्तेफाक से इसकी कजिन भी आई हुई थी। वो आमिर की फूफो की बेटी थी। सब प्यार से इसे शब्बो कहते थे। वाकई आमिर इससे बातें करता नहीं थकता था। एक दिन रहकर शब्बो अपने घर चली गई तो मैंने आमिर से पूछा, शबाना कैसी लड़की है? ये पूछना था कि इसने इसकी तारीफों के पिल बांध दिए। मैं दिल पर पत्थर रख कर उसकी बातें सुनती रही। फिर इसने मुझे एक पर्चा दिखाया जिस पर अशार लिखे हुए थे। कहा, शब्बो को ये अशार बहुत पसंद हैं, बताओ कैसे है? मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी पसंद के अशार लिखकर आमिर को दूं। देखूं इस पर क्या असर होता है। मैंने अपनी पसंद के 2 शेर लिखकर आमिर की किताब में रख दिए। दूसरे दिन इसने किताब से अशार उठा लिए, मगर मुझसे इसका जिक्र नहीं किया। मैंने अगले दिन फिर 2 शेर लिखकर उसकी किताब में रख दिए। अलिफ। अब वो समझ गया और मुझे बिलाकर कहा, फरीहा, क्या तुमने ये शेर रखे हैं? इस सवाल पर जेजेकर मकर गई कि नहीं, मैंने तो नहीं रखे। तो फिर किसने रखे हैं? मुझे क्या मालूम। पार्ट 2। दरअसल मैं चाहती थी कि वो बगैर पूछे ही समझे और वो समझ चुका था। छुट्टियां खत्म हो गईं और मैं अपने घर चली आई। अब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। ख्याल उसी तरफ रहता था। सोचती थी जाने अब कब मैं बाजी के घर जा पाऊंगी। दिन अल्लाह अल्लाह करके कट रहे थे, ऊपर से रमज़ान शरीफ का महीना आ गया। अब तो मैं ईद तक कहीं नहीं जा सकती थी। अचानक बाजी का बुलावा आ गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फरीहा को भेजो। इफ्तारी वगैरह बनानी होती है। मेरी तो ईद से पहले ईद हो गई। मैं बाजी के यहाँ रवाना हो गई। रोज़ा खोलने के बाद मैं किचन में बर्तन समेट रही थी कि आमिर वहाँ आ गया और कहने लगा, तुम्हारा रोज़ा था, लाओ मैं कुछ काम कर लूँ। वो मेरे नज़दीक होता गया। इतने में बाजी आ गईं। इन्होंने आमिर को तो कुछ न कहा, लेकिन जब वो चला गया तो मुझे थप्पड़ मारा और बोले, एहतियात किया करो, खबरदार, मैं आइंदा तुमको आमिर के इतने करीब न देखूं। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मैंने दाके को दिल में दबा लिया और आंसू पी गई, क्योंकि इसमें इज्जत थी। बाजी ने भी बात पर पर्दा डाल दिया और घर में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझसे तन्हाई में पूछा कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। मैंने झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं, आमिर मुझसे लड़ाई कर रहा था। फिर मेरी बहन ने मुझे मुआफ कर दिया और कहा कि आइंदा ऐसा ना हो। इसके बाद मैं काफ़ी दिनों तक बाजी के घर नहीं गई। मुंतज़िर रही कि वो बुलाएं तो जाऊं, मगर इन्होंने नहीं बुलाया। बड़ी बेचैन रहती थी। तभी एक दिन बाजी आए और कहा कि मैं खुद तुमको नहीं बुलाती, हालांकि तुम्हारे लिए उदास रहती हूँ, मगर तुम्हें न बुलाने की एक वजह है, और वो ये है कि आमिर की मंगी बचपन से शब्बों के साथ तय हो चुकी है और शादी उसी के साथ होगी, लिहाजा बेहतर है कि तुम बीच में मत आओ, वरना बेपनाह दाके उठाओगी। बाजी मेरे दिल की कैफियत को समझ चुकी थी। उनको पता था कि उनके खावंद अपनी भांजी के सिवा किसी और को बहू ना बनाएंगे। फिर वो मेरा ज़हन मज़ीद ख़राब नहीं होने देना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि आमिर सचमुच मुझको पसंद करता था या फिर वैसे ही जाहिर करता था। बहरहाल बाजी ने मुझे अपने घर आने से रोक दिया। यूं में मांदा दिल तो बहुत हुई, मगर फिर मैंने खुद को समझा लिया।
उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता आ गया। वालिद साहब को ये रिश्ता बहुत मुनासिब लगा, इन्होंने मेरी शादी कर दी। ये गैर लोग थे मगर अच्छे थे। सास ससुर ने मेरा बहुत ख्याल रखा और शौहर भी चाहते थे, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल हर वक्त बुझा बुझा रहता था और घर में दिल नहीं लगता था। सच है कि दिल की अपनी अलग दुनिया होती है, इस पर किसी का बस नहीं। आदमी लाख खुद को समझा ले, दिल किसी की नहीं सुनता। ताहम औरत एक मजबूर हस्ती होती है, इसे खुद को संभालना पड़ता है। घर में जी ना लगे तब भी खुद को दूसरों की खुशी के लिए वक्फ करना पड़ता है और मर मर कर जीना पड़ता है। मैं भी आमिर के ख्याल को दिल से महव ना कर सकी। मेरा खावंद एक सीधा आदमी था। मैं इसके प्यार की कदर करने की बजाय आमिर को याद करके रोती थी, हालांकि मेरा इसके साथ कोई नाता और कोई वास्ता ना था। बस असी दिमाग की खराबी कहिए कि जिंदगी की हर सहूलत मुयस्सर होने के बावजूद मैं खुश नहीं थी। खुद को दुनिया की मजलूम तरीन औरत समझती थी। वक्त गुजरता रहा, मेरी जिंदगी भी बेकैफी से गुजरती रही। शौहर से सीधे मुनबात नहीं करती थी, बिलावजा उनसे उलझती और उनको नज़रअंदाज करती। वो शरीफ तबीयत थे, चुप हो जाते थे। आमिर की शादी अपनी मंगेतर से हो गई। मुझे नहीं मालूम कि इसकी जिंदगी अब कैसी गुजर रही थी, क्योंकि मैं बाजी के घर नहीं जाती थी और वो भी मुझे नहीं बताती थी कि आमिर खुश है या नाखुश। वो इस मौजू पर बात ही नहीं करती थी। बाजी बहुत कम मिलती थीं, उनके 2 बच्चे हो गए थे। वो उनकी परवरिश में मसरूफ हो चुकी थी। आदेर में भी एक बच्चे की मां बन गई थी। बच्चे में दिल लगा लिया मगर घर में दिल ना लगाया। अपने खावंद से बेएतनाई जारी थी। उन्हीं दिनों एक औरत हमारे घर आई, इसका नाम महनाज था। वो हमारे महल्ले में कुछ अरसा कब्ल आकर रहने लगी थी। ये हमारे पड़ोसी तांगे वाले फीके की बीवी थी। मेरी सास ने इसे अच्छी तरह बिठाया और आने का सबब पूछा। वो कहने लगी, अगर अपने कपड़े वगैरह सिलवाने हों तो मैं बहुत अच्छा सी लेती हूँ। मैंने सिलाई का कोर्स किया हुआ है। ये औरत किसी शरीफ घराने की लगती थी। मुहज़्ज़िब तरीके से बात कर रही थी। लगता था कि अच्छे खानदान की है मगर हालात का शिकार है। अच्छी सूरत होने के बावजूद उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। पहली नज़र इस पर डालते ही अफसोस हुआ कि जैसे किसी ने इसकी सूरत बिगाड़ दी हो। खाली खाली आंखों से वो हमारे घर की हर शय को तय कर रही थी। इसके जाते ही खाला ने कहा, बहू लगता है किसी खुशहाल घराने की है। बेचारी पर 12 वक्त पड़ गया है, तभी ऐसी अलिफाजिल और वीरान नजर आ रही थी। इसके बाद वो बार बार आई। उम्मी ने गर्मियों के जोड़े इससे सिलवाए। वो बहुत अच्छा सीती थी। हमने अलिफाजरत दी तो वो खुश हो गई। यूं ही साल भर वो आती रही। फिर अचानक एक दिन इसके बारे में खबर सुनी कि महनाज जल गई है। तमाम महल्ले में शोर मच गया। मेरी सास भी गईं। वापस लूटें तो रो रही थीं, क्योंकि महनाज वाकई बुरी तरह जल गई थी। इसकी हालत देखी नहीं जाती थी। महल्ले वाले इसे अस्पताल ले गए। सास और मैं अगले रोज इसे देखने अस्पताल गए, मगर डॉक्टरों ने हमें अंदर जाने नहीं दिया। वार्ड के पास ही महनाज की एक रिश्तेदार औरत हमें मिल गई। ये इसकी खालाजाद बहन थी, जिसका नाम समीना था। इसने हमें महनाज के बारे में बताया कि वो 5वीं जमात में थी जब इसका बाप फौत हो गया। जुम तुम करके इसकी माँ ने बच्चियों की परवरिश की। जब महनाज 16 साल की हुई तो वालिदा ने इसकी शादी एक खुशहाल घराने में कर दी। खावंद एक बैंक में आला उहदे पर फाइज था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। खावंद पर्दे का बहुत पाबंद था, यूं वो पर्दा करती थी, लेकिन इसकी छोटी बहन जो अब 16 बरस की हो चुकी थी और उसका नाम शहनाज था, वो बहुत चुलबुली, तेज तर्रार और होशियार लड़की थी। खुदा ने इसे हसन की दौलत से खूब मालामाल किया था। महनाज के यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्की थी। इसने अपनी खिदमत के लिए छोटी बहन को घर पर रोक लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके शौहर की खिदमत का सारा जिम्मा शहनाज ने अलिफाटे लिया। यूं वो इसके शौहर की नज़रों में मकबूल हो गई। महनाज बच्चे की देखभाल में लग गई और शहनाज बहनोई के कामकाज में। वो इसकी बड़ी खिदमत करती। ये बातें सास ने नोट की। इसने 2-4 बार दबे लफ्जों में बहू से कहा भी कि अब तुम्हारी बहन को अपने घर चले जाना चाहिए, घर के काम में देख लूंगी, लेकिन महनाज सीधे दिल की थी। इसकी आंखों पर जैसे पट्टी बंधी थी। हर बार यही जवाब देती कि उम्मी जान आप फिक्र न करें,
इसके जाने से आपको तकलीफ होगी। चंद ही दिनों में शहनाज ने इसके खावंद का दिल मोह लिया। अब वो इसको बहुत अहमियत देने लगा और महनाज को नज़रअंदाज करने लगा। खुदा की कुदरत के उन्हीं दिनों महनाज की सास को अचानक फालिज हुआ और वो चल बसी। अब वो अकेली हो गई। इसने सोचा कि शहनाज चली गई तो मैं तन्हा घर और बच्चे कैसे संभालूंगी। बस इसने बहन को जाने नहीं दिया और मुस्तकिल अपने पास रख लिया। माँ ने कई बार कहा भी कि अब इसे वापस भेज दो, मगर महनाज ने नहीं समझा। खुदा जाने चोरी छुपे सलीम और शहनाज ने किया गिल खिलाते रहे कि एक दिन सलीम का इसके साथ निकाह करना लाजिम अमर हो गया। अब इसके सवा किया चारा था कि बीवी को तलाक देकर घर से चलता कर दे और साली से बया कर ले। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। उन्हीं दिनों अचानक इत्तला आई कि महनाज की वालिदा का इंतकाल हो गया। वो रोती पीटती फौरन चली गई, मगर हैरत है कि शहनाज माँ के मरने पर न गई, क्योंकि सलीम ने कहा था कि अब तुम मत जाओ, मैं तुमको जनाजे पर ले जाऊंगा, तुम उन्हें देख लेना। अलिफादेर महनाज माँ का आखिरी दीदार कर रही थी। अंदेर सलीम ने तलाक के कागजात तैयार करके शहनाज से निकाह पढ़वा लिया। जब वो लौटी तो इसका घर उसका न रहा था। छोटी बहन घर की मालिका बन चुकी थी। खावंद ने इसको तलाक के कागजात पकड़ा दिए और कहा कि तुम जहां चाहो चली जाओ। महनाज ने कहा, मैं अपनी बच्चियां भी साथ लेकर जाऊंगी। खावंद ने दोनों बच्चियां भी साथ कर दें कि ठीक है, इनको भी ले जाओ। महनाज का कोई आसरा नहीं था। बाप तो पहले ही मर चुका था, माँ भी मर गई थी और बहन सौकन बन गई, भाई था नहीं। इस दुनिया में इसके लिए सब हकीकी रिश्ते खत्म हो गए थे। वो कहाँ जाती? माँ किराए के मकान में रहती थी। महनाज बच्चियों को लिए सड़क पर जा रही थी कि एक तांगे वाले ने आवाज लगाई, बीबी कहाँ जाना है? आओ मेरे तांगे में बैठ जाओ। इसे कुछ पता न था कि कहाँ जा रही हो। सोचा इसी को हाल अहवाल कह दूं। किराया भी पास नहीं था। महनाज तांगे पर बैठ गई और कहा, माँ मर गई है। मालिक मकान ने घर को ताला लगा दिया। अब रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चियों का साथ है, शौहर ने घर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ कहाँ जाऊं? तांगे वाले ने कहा, मेरे घर में बीवी नहीं है। माँ भी पिछले दिनों वफात पा गई। बहन की शादी कर दी है। तुम चाहो तो मेरे घर में आराम से रह सकती हो। महनाज फीके के साथ उसके घर आ गई और इद्दत पूरी करने के बाद फीके से निकाह कर लिया। एक इज्जतदार, खूबसूरत और खुशहाल घराने की औरत को आज ये दिन देखना पड़ा। जिंदगी इज्जत से गुजारने की खातिर इसने फीके से निकाह को भी कबूल कर लिया। पहले पहल फीका इसके साथ अच्छा रहा, इसकी बच्चियों से भी मोहब्बत का बर्ताव रखा। साल बाद फीके के घर लड़का पैदा हुआ जो कुछ देर जिंदा रहकर फौत हो गया। रफ्ता रफ्ता फीके का मिजाज बदलने लगा। अब वो महनाज की बच्चियों को हिकारत की नज़रों से देखने लगा। बात बात पर उनको झिड़कता आए, रोज महनाज से झगड़ा करता। इस पर इल्जाम धरता कि तो फुलां से मोहब्बत करती है, फुलां से मिलने जाती है, हालांकि वो ऐसी ना थी। वो महल्ले के घरों से सिलाई के कपड़े लेती और सीकर उनको दे आती थी। एक दिन इसकी बच्चियां हमसाये के घर टीवी देखने गईं। जरा देर हो गई तो महनाज को फिक्र हुई, वो बच्चियों को बुलाने गई। जब वापस आई तो फीके ने इसे बहुत मारा और इल्जाम लगाया कि वो अपने साबिका खावंद से बच्चियों को मिलाने ले गई होगी। महनाज उन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गई थी। इसने बच्चियों की भी परवाह न की और आधी रात को अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। फीके के शोर मचाने पर महल्ले वालों ने आग बुझाई। वो बिल्कुल जल गई थी, सिर्फ इसका मुंह ही बाकी रह गया था, अभी होश में थी। कहने लगी, मुझे अस्पताल ले जाओ, मगर फीका जो पत्थर का बना हुआ था बोला, जिससे मोहब्बत करती है इसको कह के तुझे दरिया में डाल आए। आखिर महल्ले वाले इसे अस्पताल लेकर गए। इसकी हालत खतरनाक हो गई। जब डॉक्टर पेटियां आतरती आ दो अलगाते तो इसकी चीखें पूरा अस्पताल सुनता, इसलिए डॉक्टर जे इसे होश रखते। डॉक्टरों ने भी ना अलिफाम जाहिर की, मगर पता नहीं वो कैसे जिंदा थी। आखिर अस्पताल से घर आई, लेकिन वो सेहतयाब नहीं थी। अगर उसकी कोई बच्ची खाने को मांगती आ रोती तो फीका इसे थप्पड़ मारता। महल्ले वालों ने समझाया कि तुम
बीवी का मुकम्मल इलाज कराओ और उसकी बच्चियों का ख्याल रखो, क्योंकि तुमने इस औरत से निकाह करते वक्त इसकी बच्चियों की जिम्मेदारी को कबूल किया था। मगर वो कहता कि अगर ये मर गई तो मैं बच्चियों को घर से निकाल दूंगा, यतीम खाने छोड़ आऊंगा। फीका शराब पीता और जो अभी खेलता, इस वजह से महल्ले वाले अब इसे अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। ताहम महनाज की वजह से उन्होंने इसको महल्ले से नहीं निकाला कि बीमार औरत है, कहाँ जाएगी। मुनासिब इलाज न होने की वजह से महनाज के जख्मों में कीड़े पड़ गए। जब वो जख्मों में कल बुलाते तो बेचारी को तकलीफ होती और वो चीखती चलाती। मैं तो डर के मारने इसे देखते भी नहीं जाती थी, क्योंकि हौसला नहीं पड़ता था। जब इसकी बच्चियां हमारे घर रोटी लेने आती तो हम उनसे माँ का हाल पूछते। महल्ले की दूर हम दिल उर तलबत्ता रोज जाती थीं और उसके जख्म धोकर मरहम पट्टी करती थीं। उनमें एक औरत जो अस्पताल में नर्स थी, एक दिन उम्मी के पास आई और बताया कि महनाज की हालत खराब है। इसके पेट का अंदरूनी हिस्सा भी नजर आता है, यानी इंद्रियां दिखाई देती हैं। अब जख्म धोना और पट्टी करना मेरे बस की बात नहीं रही। इसके जख्म गलते जा रहे हैं और उनसे बदबू आती है। मैं फीके से कहती हूं कि अपनी बीवी को अस्पताल ले जाओ, मगर इस पत्थर दिल को तरस नहीं आता। कहता मैं इलाज के लिए हजारों की रकम कहाँ से लाऊं। गरज बहुत तकलीफ अलिफाते कर बेचारी महनाज चल बसी। महल्ले वालों ने इसका कफन दफन किया, जबकि फीका 2-3 दिन घर ही नहीं आया। बच्चियों को महल्ले वालों ने चंद दिन अपने पास रखा, फिर यतीम खाने पहुंचा आए। मेरी दुआ है खुदा ऐसा शौहर किसी को ना दे और ना ऐसा बाप जैसा सलीम था, जिसने एक औरत की खातिर अपनी बीवी और बच्चियों को दरबदर कर दिया। शायद वो ऐश की जिंदगी गुजार रहा हो, मगर याद रखना चाहिए कि खुद गरज लोगों के ऐश के दिन भी 2-4 ही होते हैं। इसके बाद मुकाफात अमल के दौर से भी जरूर गुजरना पड़ता है। इस वाकये के बाद से मेरी सोच बदल गई और दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया। यानी महनाज की तकलीफ और उसको अपनी आंखों के सामने सिसकते देखकर मैंने बहुत सबक हासिल किया। अपने घर को जन्नत और खावंद को मजाजी खुदा समझा। आदास का चोला आतार फेंका, क्योंकि दाखी में नहीं महनाज जैसी औरतें होती हैं जो दाके सहते सहते दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सच है कि जवान बहनों को ज्यादा दिन घर में ठहराए रखना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस जरा सी भूल से कभी कभी अपने घर की जन्नत से हाथ धोने पड़ जाते हैं।